2024 लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 मार्च को प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 7 को नाम वापसी के बाद प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे कौन कौन प्रत्याशी है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और प्रथम चरण की शुरुआत जैसा कि पहले भी होता रहा है, आयोग ने कार्यक्रम घोषित करते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगा और 7वां मध्य भारत से होते हुए धीरे धीरे बुंदेलखंड होते हुए 7वें चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश, आखिरी चरण में बनारस पहुंचेगा। इस बीच जो सियासत का गठबंधन शुरू हुआ है, जो उसमें ये कह सकते हैं छोटे दलों को जीत के लिए बड़े दलों से गठबंधन जरूरी है। बड़े दलों के सामने सियासत की मजबूरी है। अगर हम उत्तर प्रदेश में जो भी छोटे दल हैं, वो चाहे अपना दल हो या रालोद अजीत की पार्टी या फिर संजय निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी या फिर महान दल चंद्रशेखर आजाद पार्टी, जो भी हैं, सबको 2024 में समझौते की तरफ जाना पड़ रहा है। अगर हम इस छोटे दलों के इतिहास को देखें तो छोटे दलों का वजूद, इनकी हैसियत, इनका लाभ तभी हुआ है जब ये बड़े दलों के साथ जुड़े हैं। अब अगर हम सबसे बड़े महत्वपूर्ण दल जो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में जिन्हें तीसरे दल के रूप में उभर के आए हैं, सोनेलाल पटेल अपना दल जिसका नेतृत्व अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, इनके पिता सोनेलाल पटेल, इस दल का गठन 1995 में गठित किया था, लेकिन 2014 तक जब तक भाजपा से इनका समझौता नहीं हुआ, न सांसद चुने गए थे, जो विधायक भी चुने गए वो चुने गए थे अतीक अहमद जो बाहुबली थे या अपने उस ताकत से जीते थे, के लिए चुनाव नहीं जीते। लेकिन 2014 में जब अपना दल का समझौता हुआ भारतीय जनता पार्टी से तो 2 सांसद चुने गए और केंद्रीय मंत्री बनी। 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें 12 सीटों पर समझौते में सीट मिली, 9 जीती और 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर 2 लोकसभा सीटें मिली, दोनों जीती और केंद्रीय मंत्री बनी रही। इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें 17 सीटें दी गई, जिसमें 12 सीटें जीती। आज की तारीख की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ा दल अपना दल अनुप्रिया पटेल हैं। तो ये गठबंधन से हुआ है, भाजपा के साथ गठबंधन के बाद ही उनका संगठनात्मक मजबूती हुई है। उनके पति आशीष पटेल भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। तो इसी तरह से अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण घटक मिले, बहुत बड़बोलेपन जिनके तमाम बातचीत को लेकर, उनके भाषा को लेकर बात उठती रहती है, वो हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के अगर पार्टी का हम गठन देखें तो इनके पार्टी का गठन 2002 में इन्होंने दल बनाया था और अकेले कई बार ये चुनाव लड़े और 2004 में 14 उम्मीदवार लोकसभा में खड़ा कराए थे। यहाँ तक कि बिहार में चुनाव लड़े। 2007 के विधानसभा चुनाव में 97 प्रत्याशी खड़ा करे थे, 3 उम्मीदवार छोड़कर बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई थी और 2009 में फिर 20 उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 2012 में 52 उम्मीदवार इनके मैदान में थे, कोई सफलता नहीं मिली। 4 को छोड़कर सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, कोई सफलता नहीं। 2017 में चुनाव में बीजेपी के साथ जब पहली बार इन्होंने गठबंधन किया, 8 सीटें इन्हें चुनाव लड़ने के लिए मिली और 8 में 4 सीटें जीते, कैबिनेट मंत्री बनाए गए, लेकिन विवादों के कारण इन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। फिर 2019 में फिर इन्होंने 139 प्रत्याशी लोकसभा में चुनाव उतारे, कोई सफलता नहीं मिली। 2022 में फिर समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया, 17 सीटों पर चुनाव लड़े और 6 सीटें हासिल की। 6 सीटें हासिल करने के बाद ये चौथे नंबर के दल बन गए, जबकि कांग्रेस के पास 2 सीटें जीती और बीएसपी 1 सीट जीती, वो भी 1 सीट ना के बराबर है क्योंकि उमाशंकर सिंह अपनी तरफ से जीत के आए। तो ये स्थिति ओम प्रकाश राजभर की रही। फिर तमाम उतार चढ़ाव के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति को उन्होंने देखा, समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ा और फिर भाजपा के साथ जुड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना बड़े दल के समझौते के साथ उनका वजूद नहीं रहेगा, उनको कोई ताकत नहीं मिलेगी।
उसका उदाहरण के सामने अनुप्रिया पटेल का राज 2014, 17, 19 और 22 में भाजपा से जुड़ी रही। अब फिर भाजपा के साथ जुड़ने के बाद उन्हें एक लोकसभा सीट दी गई, जिनको उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रदेश में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, पंचायती राज विभाग भी दिया गया। तो फिर इनको एक अवसर मिला बड़े दलों के जुड़ने के साथ। तीसरे दल हैं जातीय आधारित पार्टी, निषाद पार्टी है, जिसके मुखिया हैं संजय निषाद। संजय निषाद ने अपनी पार्टी का गठन 2016 में किया था और 2017 में इन्होंने 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार किया और निषाद पार्टी के साथ इन्होंने और कई छोटे दलों से समझौता किया था, लेकिन इन्हें एक भी सीट नहीं जीत सके। 2018 में इनके बेटे प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के टिकट से गोरखपुर से उपचुनाव लड़े और सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और 2019 में फिर भाजपा के टिकट से लड़े, सांसद चुने गए। लेकिन संजय निषाद पार्टी अपनी अलग से बना के चल रहे हैं। 2022 में संजय निषाद को 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने समझौते में दी थी, जिसमें 6 सीटें जीती और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। कहने का मतलब यह है कि 2016 से 2022 तक जब तक वो बड़े दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता नहीं किए, उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और लोकसभा की एक सीट उनके बेटे भाजपा से सांसद हैं, तो उनका भी एक आधार बढ़ता जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय लोक दल 1996 में अजीत सिंह ने बनाया था। चौधरी चरण सिंह के परिवार से सब थे, बहुत सभी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री भी रहे, किसानों के बड़े नेता थे, उनका प्रभाव था। लेकिन राष्ट्रीय लोक दल का भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7-8 जिलों में अच्छा प्रभाव है, 30-35 विधानसभा और 6-7 लोकसभा सीटों में भी अच्छा प्रभाव है। लेकिन जब भी अकेले लड़ते हैं इन्हें कोई उपलब्धि नहीं मिलती। इन्हें भी जीत के लिए गठबंधन जरूरी होता है। हालांकि एक उदाहरण ऐसा भी है कि 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों चुनाव हार गए। वो चुनाव हारे इसलिए कि मतों का समीकरण नहीं बना, मतों का स्थानांतरण की उस पक्ष में नहीं हुआ, इसलिए चुनाव हारे। लेकिन पिछले चुनाव को अगर देखें तो इनका रिकॉर्ड तभी रहा है, समझौते में लड़े हैं तभी चुनाव जीतते रहे। अब अगर हम लेटेस्ट चुनाव 2022 को देखें तो 2022 में इनको जो है 33 सीटों पर चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी से इनका समझौता था, 8 सीटें जीती और कम सीट होने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। लेकिन बदली परिस्थितियों में जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उन्हें समझौते में 2 लोकसभा की सीटें मिली हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनके एक विधायक को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। यानी फिर बड़े दल से जुड़े रालोद जैसे छोटे दल को भी सत्ता में लाभ मिला और लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतकर 8 सीटें बनी। इसके पहले भी समझौते में 5 लोकसभा सीटें, 13 विधानसभा की सीटें जीतते रहे। सत्ता में भागीदारी भी की है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, चाहे कांग्रेस के साथ रहा हो चाहे बीजेपी के साथ रहा हो। लेकिन अकेले लड़ने के बाद न सत्ता में भागीदारी हो पाई है और न बहुत सफलता मिली है। अब इसके अलावा एक और है जो नए राजनीतिक दल बने हैं, चंद्रशेखर आजाद, जो 15 मार्च 2020 को पार्टी का गठन किया है और दलितों के युवा नेता हैं, काफी संघर्षशील हैं। दलितों की मांगों को लेकर, तमाम उनके नीतियों को लेकर वो जो है जेल भी में रहे हैं। हाल में हुए 2023 विधानसभा चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई सीटों पर चुनाव भी लड़े हैं और खुद 2022 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़े। हालांकि निश्चित रूप से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हुई। आज की तारीख में उनका किसी भी बड़े दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस सपा गठबंधन हो, समझौता नहीं हुआ है, अकेले लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित मानिए अकेले लड़ने का रिजल्ट जो छोटे दलों के साथ होता रहा है वैसे होने की उम्मीद है। बहुत कठिन है छोटे दलों को अकेले अपने आधार चुनाव लड़के जीतना। यही स्थिति महान दल के है। इनकी स्थापना 2008 में हुई थी। केशव देव मौर्य इसके संस्थापक हैं। इन्होंने भी समझौता किया समाजवादी पार्टी से भी
और कांग्रेस से भी, लेकिन समझौते में भी इनको वो उपलब्धि नहीं हो पाई, क्योंकि इनके जो बंटवारे में जो सीटें मिली, जो समीकरण थे, वो इनके विपरीत थे। अब स्थितियां स्पष्ट हैं कि छोटे दलों को जीत के लिए बड़े दलों का समर्थन, गठबंधन बहुत जरूरी है, और जब तक छोटे दल बड़े दल से जुड़ते नहीं हैं तब तक उन्हें लाभ नहीं मिलता। लेकिन जो देश में हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े दलों को भी जातीय समीकरण के हिसाब से समझौता करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे छोटे दलों का विश्लेषण ये यूपी की ताकत दिया गया है, और ये समस्त आपको thedatastreet.in पर उपलब्ध होंगे। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है, छोटे दलों का उभार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर ऐसी स्थितियां बनती रही, बड़े दलों के साथ समझौते होते रहे और छोटे दल ऐसे बढ़ते रहे, ताकतवर बनते रहे, तो निश्चित मानिए 2027 और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव बड़े दलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि अगर आधा दर्जन छोटे छोटे दल 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें, 8 सीटें जीत करके सदन में पहुंचते हैं, जिनकी संख्या 50 भी पहुंच जाती है अगर छोटे दलों की जीत की संख्या, तो किसी भी बड़े दल को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई और दल हो, उसे बहुमत का आंकड़ा विधानसभा में मिलना भी एक चुनौती बन जाएगा। इसलिए आज फिर दो स्थितियां हैं। पहली है कि छोटे दलों को बड़े दलों के साथ समझौता करके जीत मिलती है, तो बड़े दलों की मजबूरी बन गई है, सियासत की मजबूरी, छोटे दलों को समझौता करें। लेकिन आने वाले दिनों की सियासत भी उत्तर प्रदेश के लिए काफी कठिन होगी, क्योंकि अगर 1 दर्जन से अधिक छोटे दल जातीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए, तो बहुमत का आंकड़ा बड़े दल को विधानसभा में पाना बहुत कठिन होगा। एक बार मैं फिर आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये डिटेल समस्त यूपी की ताकत में उपलब्ध है, और thedatastreet.in प्रिंट मीडिया में भी आपको सारे डाटा एनालिसिस मिल जाएंगे। धन्यवाद।